कठिन घड़ियां। दिसंबर में चंद्रशेखर आजाद का साथी नंदकिशोर निगम गिरफ्तार हो गया तो वह वैशंपायन और सुरेंद्र पांडे को लेकर दल को संभालने में लग गए। दिल्ली में सुशीला दीदी थी, किंतु आजाद उनसे ज्यादा काम नहीं ले सकते थे। बाकी सभी मुख्य दल के कार्यकर्ता पकड़े जा चुके थे। उन्हीं दिनों जब आजाद को भगत सिंह आदि को फांसी की सजा मिलने का समाचार मिला तो वह और भी बेचैन हो उठे। वे किसी भी कीमत पर फांसी लगने वाले क्रांतिकारियों को कैद से मुक्त कराना चाहते थे। यदि यह संभव नहीं था तो उनकी दिली इच्छा थी कि किसी न किसी तरह लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को फांसी को रद्द करा दिया जाए। दल में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण आजाद ने यशपाल को पुनः बुला लिया और वैशंपायन, यशपाल व सुरेंद्र पांडे के साथ इलाहाबाद और दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये वही दिन थे जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में आंदोलन को समाप्त करने तथा किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने के लिए वातावरण तैयार हो रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी चंद्रशेखर आजाद का पूरा साथ दे रहे थे। पंडित बालकृष्ण शर्मा की सहानुभूति भी उनके साथ थी। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने जाते रहते थे और उन्हीं के परामर्श पर दिल्ली जाकर कांग्रेस के नेताओं से मिलते रहते थे। उन दिनों में इलाहाबाद में लक्ष्मी दीदी नामक महिला का घर चंद्रशेखर के ठहरने का ठिकाना बना था। लक्ष्मी दीदी के पति भी एक क्रांतिकारी थे। वे अंग्रेज पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मरते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, मेरी आत्मा की शांति के लिए क्रांतिकारियों की सेवा में लगी रहना। बस उसी दिन से लक्ष्मी दीदी क्रांतिकारियों की सेवा में लग गई थी। वह स्वयं क्रांतिकारियों के लिए खाना बनाती, भिखारिन का वेश बनाकर पुलिस का भेद पता कर क्रांतिकारियों को बताती। उन्हें चंद्रशेखर आजाद से अपने बच्चे जैसा प्यार हो गया था। उधर अंग्रेज सरकार की हालत एक के बाद एक क्रांतिकारियों की घटनाओं से ढीली हो रही थी। सैंडर्स वध, असेंबली बम कांड और काकोरी कांड से अंग्रेज सरकार की जड़ें खोखली होने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को एहसास होने लगा था कि वह क्रांतिकारियों के सामने ज्यादा समय टिक नहीं सकेगी। यदि थोड़े से क्रांतिकारी उन पर इतने आक्रमण कर सकते हैं तो उस दिन क्या होगा जब हजारों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा होकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने गांधी जी से संधि वार्ता तेज कर दी थी। जैसे ही आजाद को इस बात का पता चला वह गुस्से में बोला, कैसी संधि, कैसा समझौता? हमारा ही देश, हमारा ही जनता, हम ही विदेशियों से संधि करें? हमारे देश पर लाठी गोली चलाकर हजारों लाखों लोगों की हत्या करने वालों लोग से हम संधि कैसे कर सकते हैं? यह करोड़ों भारतवासियों का अपमान है। यदि गांधी जी ने ऐसी कोई संधि की तो मैं सीमा पार करके पेशावर निकल जाऊंगा। मुझे पता है वजीरी तथा अफरीदी कभी भी अंग्रेजी संधि की बात नहीं कर सकते। मैं उनके साथ मिलकर ही लड़ूंगा। उस समय पेशावर भी भारत का ही भूभाग था। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत वहां भी थी। वहां भी स्वाधीनता संग्राम का युद्ध उसी तरह चल रहा था जैसा लाहौर से इलाहाबाद और इलाहाबाद से बंगाल तक क्रांतिकारियों ने चला रखा था। पेशावर में वजीरी और अफरीदी नामक क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को बुरी तरह आतंकित कर रखा था। आजाद अपनी शंका तथा चिंता दूर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिलने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक मेरी कहानी में आजाद से हुई अपनी भेंट का वर्णन करते हुए लिखा है, आजाद मुझसे मिलने के लिए इसलिए तैयार हुए थे कि हमारे जेल से छूट जाने पर उनको कुछ आशाएं बनने लगी थी। सरकार तथा कांग्रेस में कुछ समझौता होने वाला था। वे जानना चाहते थे कि आप जो समझौता करना चाहते हैं उससे हम क्रांतिकारियों को भी कोई रियासत मिलेगी अथवा नहीं। क्या समझौता के बाद भी हम लोगों से विद्रोहियों जैसा व्यवहार किया जाएगा? पुलिस उन्हें जेलों में बंद करके पीटती रहेगी, उनके पीछे लाठी बंदूक लेकर इसी तरह पीछे घूमेगी, क्रांतिकारियों के सिर काटकर लाने वालों के लिए इस तरह से इनाम रखे जाएंगे। उन्होंने आजाद ने यह स्वीकार तो किया था कि क्रांतिकारियों के लिए इस तरह से देश को आजाद कराना सरल नहीं,
परंतु यह बात भी स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस के इस समझौते से देश आजाद होने वाला नहीं है, क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेज सरकार बहुत ही चालाक और धोखेबाज है। मुझे आजाद के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई थी। बाद में इसका प्रमाण भी मिला कि उन लोगों का खून खराबा के रास्ते पर से विश्वास उठ गया है। वे गलत रास्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब वे फासिस्ट नहीं बनना चाहते थे। जैसे ही आजाद ने पंडित नेहरू की मुंह से फासिस्ट शब्द सुना तो वह क्रोधित हो उठे और बोले थे, हम देशभक्त क्रांतिकारियों को आप फासिस्ट कहते हो, जिन्होंने अपना सब कुछ देश को अर्पण कर दिया। आपने हमें फासिस्ट नहीं कहा, बल्कि पूरे क्रांतिकारी संगठन को गाली दी है। अब हमें गांधी व नेहरू पर से विश्वास हटाकर स्वयं रास्ते तलाश करने होंगे। इस भेंट के संबंध में नंदकिशोर निगम ने टिप्पणी इस प्रकार की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार आजाद जी उनसे दिल्ली में एक बार मिले थे और उन्होंने भगत सिंह को फांसी का दंड ना देने का सुझाव रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका यह संदेश महात्मा गांधी तक पहुंचाने का वादा किया था। हो सकता है कि उस समय पंडित जी ने नेहरू से कहा हो कि यदि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं दी गई तो वह क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त कर देंगे। मैं नेहरू जी के उस कथन से सहमत नहीं हूं, जहां उन्होंने लिखा है कि पंडित जी ने उनसे कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन उनकी भूल थी और वह अब उसमें विश्वास नहीं करते। जवाहरलाल जी ने एक और बात भी लिखी है कि क्रांतिकारी फासिस्ट्स में विश्वास रखते हैं। मेरा क्रांतिकारी दल से करीब 1.5 वर्ष तक संबंध रहा। मैंने इतिहास में एमए किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम ही नहीं आया, बल्कि उस समय तक का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। हिंदू कॉलेज में भी मैं इतिहास का लेक्चरर नियुक्त हुआ था। मैंने एमए के सभी इज्म पढ़े थे, जिसमें फासिज्म भी था। मैं सभी इज्मों को भली भांति समझता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दल का एक भी व्यक्ति फासिज्म में विश्वास नहीं रखता था। वे तो उसके विरोधी थे। दल का नाम हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातंत्र पार्टी उसके उद्देश्य का सूचक था। असेंबली में बम फेंके जाने के पश्चात और फिर अभियोग चलाए जाने पर भगत सिंह ने जितने भी जवाब दिए थे वह नेहरू जी ने पढ़े ही होंगे। क्या वे फासिज्म के सूचक हैं या उनकी ओर थोड़ा सा भी संकेत करते हैं? यह मेरी बुद्धि से बाहर की बात है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति ने यह कैसे लिख दिया। मोतीलाल नेहरू और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने दल की कुछ रुपयों से सहायता की थी। यदि वे क्रांतिकारियों को फासिस्ट समझते तो वे उनको धन या और किसी तरह की सहायता देते। अवश्य ही वे किसी भ्रम के शिकार हो गए होंगे। उन दिनों जब चंद्रशेखर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का संदेश नेहरू जी ने महात्मा गांधी तक पहुंचा दिया था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से इस संबंध में बात भी की, किंतु लॉर्ड इरविन ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों चंद्रशेखर आजाद ने निर्णय लिया था कि सुरेंद्र पांडे और यशपाल रूस जाएंगे, ताकि वहां जाकर वे वहां से क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यकलाप सीख सकें। मगर उसके लिए धन की आवश्यकता थी। उन्होंने उन दोनों के लिए धन एकत्र करना आरंभ कर दिया था। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद रूस चले जाएं। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर के पास 1500 रुपए भी भेजे थे। मगर आजाद ना तो रूस जाना चाहते थे और ना ही उस रुपए को लेना चाहते थे। अतः उन्होंने वह रुपए यशपाल को दे दिए और कहा था, तुम यह रुपए रख लो और इन्हें लेकर रूस चले जाओ। वहां तुम क्रांति के नए नए तौर तरीकों का अध्ययन करो। मेरा वहां जाना सही नहीं है, क्योंकि मेरे जाते ही दल टूट जाएगा। 26 जनवरी 1931 ईस्वी की रात को आजाद ने वे रुपए यशपाल को दिए थे। पहले तो यशपाल ने रुपए लेने से इनकार कर दिया था, मगर फिर आजाद के जोर देने पर उसे उनकी बात माननी पड़ी थी। आजाद ने क्रांति का मार्ग ही उचित माना था। उसी के लिए उनका जीवन समर्पित था।
उनका कहना था, हम विदेशी तथा अत्याचारी खूनी दरिंदों से इस प्रकार मार नहीं खा सकते। आजादी लेनी है तो उसकी भिक्षा क्यों मांगे? मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर क्यों ना देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ती अपने जान दे दें। ऐसे समय में दल के ही कुछ लोग पुलिस से मिल गए थे। उन्हें खरीदा जा चुका था। देशद्रोहियों के उत्पन्न होने से स्थिति से आजाद अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने इस संबंध में अपने एक साथी से कहा था, चूंकि हम गद्दारों और मुखबिरों को कोई कड़ी सजा नहीं देते, तभी तो ये लोग पैदा होते रहते हैं। थोड़े से लालच के लिए देश को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। गद्दारों और मुखबिरों के कारण आजाद दल की बिगड़ती स्थिति से निराश होने लगे थे। वह जान गए थे कि मुखबिरों के कारण दल का बचना कठिन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि कई क्रांतिकारी अंग्रेजों की कैद में थे। साथ ही पुलिस जोर शोर से चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रही थी, मगर आजाद उस समय तक आजाद ही रहे थे। वे पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शहादत की राह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।